गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए हम ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, प्रत्यावर्ती धारा का एक बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, तो ट्रांसफार्मर की संरचना, सिद्धांत, कार्य, ये सब कुछ हमने पीछे लेक्चर में बताया है। और इसमें आज जो पढ़ना है वो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। तो वैसे तो ये बता दें, आदर्श ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होता ही नहीं है, पर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो नहीं होता। जो हमने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत में बताया है, तो वहाँ पर पूरा सिद्धांत, वर्किंग, सब कुछ जो बताया जाता है वो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बताया जाता है ना। सिद्ध किया गया है जब फार्मूला, तो आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन को लगा के। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है आदर्श हो नहीं सकता, तो यानी उसमें कुछ ऊर्जा क्षय होता है कई कारणों से। तो जो ऊर्जा क्षय होता है वो किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय होता है और उनको कम करने का उपाय क्या है। दूर करने का उपाय बिल्कुल नहीं है, दूर नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा का क्षय होता है उस ऊर्जा क्षय को दूर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसके क्षय को कम किया जा सकता है, बस। ठीक है ना। तो टॉपिक है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ऊर्जा हानि, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, तो ये बता दें, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय 4 प्रकार से होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा का क्षय होता है वो 4 प्रकार से होता है। और उन 4 प्रकार में से देखिएगा, थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ये देखिएगा, ये है पटलित रोड, है ना। ये आउटपुट बोलते हैं इसको बोलते हैं इनपुट। ये हमने सब बताया है पीछे लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है क्रोड। ये क्या होता है? क्रोड होता है। और ये है द्वितीयक कुंडली। क्या है? द्वितीयक कुंडली। और इसको हमने क्या बोला था? प्राथमिक कुंडली। इसके बारे में डिटेल में है आप पीछे लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रहती है, द्वितीयक में ज़्यादा, तो ये ऊंचाई होता है। इसमें ज़्यादा फेरे, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, तो ऊंचाई। और इसमें यदि कम हो गए, इसमें ज़्यादा, तो अपचाई, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय होता है वो 4 प्रकार से होता है। और उन 4 प्रकार में से पहला वाला प्रकार को सुनिए। ये जो पहला वाला प्रकार है, जैसे ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, इसमें जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, प्राथमिक कुंडली या द्वितीयक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो किसी में धारा प्रवाहित होने से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, H=I²RT से। यानी जब प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो विद्युत ऊर्जा का ही कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में कुछ भाग, विद्युत ऊर्जा कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। और जो ऊष्मा में बदलता है उस ऊष्मा का कोई उपयोग नहीं है, अर्थात वो बेकार का है। इसलिए विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में जो परिवर्तन हो जाता है वो ऊर्जा क्षय हुआ, ठीक है ना। यदि मान लीजिए विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में बदली और उस ऊष्मा का कोई यूज होता, तो हम ये ना कहते कि हानि हुई, है ना, उपयोगी काम में आता। तो पर उस ये उपयोगी काम में नहीं आ रहा है, इसलिए विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में जो परिवर्तन हो गया उस ऊर्जा का क्षय हुआ। और उस ऊर्जा क्षय को बोला जाता है ताम्रहान। क्या कहते हैं? ताम्रहान। यानी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने से जूल प्रभाव के कारण कुछ ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है।
इस ऊर्जा ह्रास को क्या कहा जाता है? ताम्रहानि। ठीक है ना। इसको कम करने, दूर तो नहीं किया जा सकता है, पर कम करने का उपाय ये है कि जैसे जिस कुंडली में तार फेरों की संख्या कम हो, जैसे इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें फेरों की संख्या कम होती है तो इसमें आप मोटा तार ले लें, है ना। और एक अपचायी ट्रांसफार्मर जब बनाएंगे तो इसमें इस वाले में फेरों की संख्या कम रहेगी तो इस तार को मोटा कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी ताम्रहानि को कम करने के लिए जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उस वाले तार को मोटा बना दिया जाता है। ठीक है ना। ये दूसरा है हानि, लौह हानि। क्या? लौह हानि। ये जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है, इस क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण, क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न, एक प्रकार की प्रेरित धारा है, तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ही विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उसमें बदल जाता है। और इस प्रकार की ऊर्जा का क्षय जो होता है उसको लौह हानि कहते हैं। और इसको कम करने के लिए जो क्रोड होता है पटलित बनाया जाता है। पटलित क्रोड का मतलब होता है कि इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार की कई पट्टियां हैं आयताकार, और ये पट्टी के बीच वाला भाग कटा हुआ है, और इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके बना देते हैं, वही होता है पटलित क्रोड। ये वाला पोर्शन है ना, पटलित क्रोड। और इस पटलित क्रोड बना देने से लौह हानि कम हो जाती है, लौह हानि कम हो जाती है। तो 2 पॉइंट हुआ, पहला ताम्रहानि, दूसरा है लौह हानि, और तीसरा होता है शैथिल्य हानि। क्या होता है? शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ता है, घटता है, शून्य भी होता है। तो जब शून्य होगा तो क्रोड जो है वो विचुम्बित होगा, और जब शून्य ना रहेगा तो चुम्बकित। जैसे प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार, ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है, ये अधिकतम अधिकतम अधिकतम। तो शून्य के समय ये क्रोड जो होता है वो विचुम्बित होगा, और धारा के समय क्रोड क्या होगा? चुम्बकित। तो चुम्बकित विचुम्बकित चुम्बकित विचुम्बकित होते रहने से विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊषा में बदल जाता है। तो उस प्रकार की हानि को बोला जाता है शैथिल्य हानि। और इसको कम करने के लिए जो ये क्रोड लिया गया है नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्या करते हैं? क्रोड को नर्म लोहे का बनाया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है ट्रांसफार्मर के क्रोड को नर्म लोहे का बनाया जाता है क्यों? तो उसमें ये बता देना है कि शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्रोड को नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? तो कह देंगे लौह हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है। ठीक है। और इसके प्राथमिक कुंडली में मोटा तार क्यों लेते हैं? तो उसमें ताम्रहानि को कम करने के लिए लिया जाता है। और चौथा हानि है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक का है उतने द्वितीयक का नहीं हो पाता, कुछ क्षय हो जाता है। मान लो इसका चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर है, इसका मान लो 4 है, तो एक कम ना हो गया, तो ये कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण भी कुछ ऊर्जा का हानि होती है, और उस हानि को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। और इसको कम करने का उपाय ये है कि जो क्रोड है वो बंद फ्रेम के रूप में लिया जाता है। किस रूप में? बंद फ्रेम के रूप में। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार का ऊर्जा क्षय है। तो ये 4 प्रकार का ऊर्जा क्षय और इसको कम करने का उपाय, तो ये सब लिखवाए दे रहे हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार से ऊर्जा क्षय होता है। नंबर 1 उसको बोलते हैं ताम्रहानि, ताम्रहानि, कॉपर लॉस, है ना। प्राथमिक कुंडली एवं
द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। इस हानि को ताम्र हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं कह सकते, इसे कम करने के लिए कहोगे, दूर नहीं होता। इसे कम करने के लिए जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, उसके तार को मोटा लिया जाता है। इसे कम करने के लिए जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, उसके तार को मोटा लिया जाता है। और दूसरा है लौहान। लौहान, लौहान, ठीक है ना। भंवर धारा के कारण क्रोड में उत्पन्न भंवर धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। इस हानि को लौह हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। इसे कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। तीसरा शैथिल्यहान। प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड के प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड के बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने से विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है, जिसे शैथिल्यहान कहते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा के कारण कोड के बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने से विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है, जिसे शैथिलहान कहते हैं। इसे कम करने के लिए क्रोड को नरम लोहे का बनाया जाता है। ये नरम लोहा और इसमें पटलित और इसमें तार को मोटा, ये मेन पॉइंट है। ठीक है ना। इसमें तार को मोटा लिया जाता है जिसमें कम फेरे होते हैं, तो इसमें क्रोड को पटलित बनाया जाता है और इसमें क्रोड को नरम लोहे का बनाया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद चौथा है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। यहाँ विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से बद्ध न होना। विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इसको विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण का मतलब है कि जितना प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स है द्वितीयक से बद्ध नहीं हो पाता है ना। इसे कम करने के लिए क्रोड को बंद फ्रेम के रूप में लिया जाता है। ठीक है ना। बंद फ्रेम, बंद फ्रेम ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार का ईटू पड़े, या ये कह सकते हो कि प्राथमिक कुंडली या द्वितीयक कुंडली के तार को आमने सामने से लपेट दिया जाता है, ऐसा भी होता है पर मेन ये। ठीक है ना। तो चार प्रकार का ऊर्जा क्षय हुआ। आपने ये देखा कि जितने प्रकार की ऊर्जा क्षय होते हैं उन सभी ऊर्जा क्षय में विद्युत ऊर्जा का ही भाग ऊष्मा में बदलता है और उसको दूर नहीं कर पाते, लेकिन कम इसे कम करने के कुछ उपाय बताए गए हैं, है ना। और पूरा तो दूर होता नहीं, इसलिए ठंडक बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर में एक ऑयल का उपयोग होता है जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, है ना। ये एक इसमें बता दें, एक गुंजन हानि होता है, मेन वो नहीं है गुंजन हानि, सुने रहो ताकि ये ना हो कि नहीं जानते हैं, है ना। गुंजन हानि क्या होती है? जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती क्रोड में तो कंपन उत्पन्न होता है। जब ट्रांसफार्मर के क्रोड में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होने से
भिन्न भिन्नाहट की एक आवाज़ आती है, आवाज़ जो आती है वही विद्युत ऊर्जा ध्वनि में बदल गई। आवाज़ जो आती है तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें बदल जाता है, ध्वनि में बदल जाता है। और उस प्रकार की ऊर्जा क्षय को गुंजन हानि कहते हैं। इसको कम करने का कोई उपाय नहीं है ना। गुंजन हानि मतलब गुंजन हानि ट्रांसफार्मर में होता है। ये मत सोचिए कि हाईलाइट में 4 तो होते हैं, ये बात सच है कि हाईलाइट में 4 हैं, पर एक गुंजन हानि होता है। यानी वो ये बता दिया हमने कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने से क्रोड में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो भिन्न भिन्नाहट की एक आवाज़ आती है। और जो आवाज़ आती है इसका मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि में बदल गया, है ना। तो ये गुंजन हानि, ठीक। तो 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है ना। 4 पॉइंट याद रखने के लिए हमने क्या क्या बताया, फिर से एक बार सुनना। कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसकी एक कुंडली में मोटा तार है ना, एक कुंडली में क्या करते हैं, एक कुंडली में मोटा तार, तो ये ताम्रहानि को कम करता है। किस हानि को, ताम्रहानि। और क्रोड पटलित क्या करता है, लौह हानि को कम करता है, ठीक है। और नर्म लोहे का क्रोड ये किसको कम करता है, शैथिल हानि। और बंद फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुंडली में मोटा तार, ताम्रहानि। एक कुंडली में 2 ट्रांसफार्मर 2 कुंडली होता तो एक में मोटा रहेगा, एक में पतला रहेगा। जिसमें कम फेरे रहेंगे उसमें मोटा रहेगा। तो ताम्रहानि को कम करने के लिए, पटलित जो बनाया जाता है लौह हानि को कम करने के लिए, नर्म लोहे का क्रोड जो लिया जाता है शैथिल हानि को कम करने के लिए, अब बंद फ्रेम जो लिया जाता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि को कम करने के लिए। तो ये याद रखना, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में एक पॉइंट है दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राथमिक कुंडली को दी जाती है। प्राथमिक कुंडली को ऊर्जा दी जाएगी, द्वितीयक कुंडली से प्राप्त होगी, है ना। तो ऊर्जा बोल दो चाहे शक्ति बोल दो। तो द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, द्वितीयक से प्राप्त और प्राथमिक को दी गई ऊर्जा का जो अनुपात होता है उसे ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 100% नहीं होती, क्योंकि दी जाने वाली ऊर्जा ज़्यादा होती है, प्राप्त होने वाली कम। तो कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती। आदर्श ट्रांसफार्मर की हो सकती है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा एवं प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा एवं प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा के अनुपात को, प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा एवं प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर परिणामित्र होता है, हमने बताया है, दक्षता कहते हैं।
ईटा से, ईटा है ये, इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा से दर्शाते हैं। अर्थात ईटा बराबर द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। इसी को चाहो तो पी आउट लिख सकते हो बटे पी इन, मतलब निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ये इसी को लिख सकते हो ES IS। शक्ति बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे धारा, और ये EP IP, या किसी को आप VS IS बटे VP IP ईटा बराबर कुछ भी लिख सकते हो। P बराबर होता है VI, शक्ति P बराबर VI, तो V यानी सेकंड का तो VS, I तो IS है ना, ये P बराबर VI होता है। तो V मतलब विभवांतर धारा यानी I, तो प्राथमिक के लिए लेंगे तो VP IP, द्वितीयक के लिए लेंगे तो VS IS। अब विभवांतर को विद्युत वाहक लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल ई क्या है, विद्युत वाहक बल, ES EP प्राथमिक द्वितीयक का विद्युत वाहक बल है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ईटा का जो मान होता है 1 से कम, या ईटा का मान 100% से कम, ट्रांसफार्मर की दक्षता 1 से कम होगी या 100% से कम होगी, एक ये। और आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ईटा जो है 1 होगा या ईटा जो है 100% होगा। मतलब है ईटा का मान 1 से कम ही होगा और 100% से कम ही होगा किसी ट्रांसफार्मर के लिए, है ना। ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए, ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए ईटा 1 से छोटा, ईटा 100% से कम, पर आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ईटा बराबर 1 होगा और ईटा बराबर 100%, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। द्वितीयक कुंडली फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या के अनुपात को परिणामान अनुपात कहते हैं। थोड़ा इसको जरूर ध्यान दीजिए, ऊर्जा बटे ऊर्जा है चाहे शक्ति बटे शक्ति, इसको निर्गत शक्ति बोलते हैं, मतलब द्वितीयक कुंडली की शक्ति, इसको प्राथमिक कुंडली की शक्ति, ठीक है ना। अब प्राप्त होने वाली ऊर्जा शक्ति बराबर होता है P × V, P = VI, तो V यानी विभवांतर लिख दो चाहे विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, ES IS EP IP, ये ठीक है ना। तो ये है, ईटा का कोई मात्रक नहीं, ईटा का कोई मात्रक नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ट्रांसफार्मर की दक्षता हो गई। परिणामान अनुपात हमने बताया ना, यह एक होता है परिणामान अनुपात यानी NS बटे NP बराबर R, परिणामान अनुपात। द्वितीयक कुंडली फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या के अनुपात को R परिणामान अनुपात कहते हैं, है ना। परिणामान अनुपात का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हुआ। घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो कौन होते हैं, अपचाई, और पावर हाउस के आसपास जो होते हैं ऊंचाई। थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताए दे रहे हैं। देखिए, जैसे पावर हाउस में जब विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, पावर हाउस में जो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसकी ऊर्जा उसकी धारा बहुत अधिक होती है। प्रत्येक पावर हाउस उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता बहुत अधिक होती है, और उस धारा को उसी रूप में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा तो मोटे तार का उपयोग करना पड़ेगा जो आर्थिक रूप से खर्चीला होगा, और इसके साथ साथ विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय ज़्यादा होगा। क्या कहा हमने,
पावर हाउस जहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होगी वहाँ धारा की प्रबलता बहुत अधिक होती है। उस धारा को उसी रूप में यदि चाहे कि पहुँचा दे घरों में तो बहुत दूर तक जाएगी, तो मोटा तार का उपयोग करना पड़ेगा जो कि बहुत खर्चीला होगा। अब विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले वहाँ लगा दिया जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो धारा की प्रबलता को कम कर देगा, वोल्टेज बढ़ा देता है, धारा की प्रबलता को कम कर देता है। और जब धारा की प्रबलता को कम कर देता है तो उस धारा को हम कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फिर घरों में विद्युत धारा देने के पहले, है ना, घरों में विद्युत धारा देने के पहले अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देते तो विभवांतर को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया पावर हाउस जहाँ बिजली उत्पन्न हुई, है ना, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए घर की बात है, घर। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा रहेगा वो क्या होगा, ऊंचाई, क्या लगा रहेगा, ऊंचाई। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा रहेगा वो क्या होगा, अपचाई, है ना। यहाँ धारा की प्रबलता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये क्या कर देता है, धारा की प्रबलता को कम कर देता है। अब वोल्टेज मान लो ये 33,000 वोल्ट है, ठीक है ना, ये इसको आया तो ये क्या कर दिया, 11,000 वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया, 11,000। और मान लीजिए यह आया तो यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लगा है, ये भी अपचाई है और घटाया इससे भी ज़्यादा कम, तो ये 220 कर दिया। फिर घरों में सप्लाई, है ना, तो पावर हाउस के पास जो ट्रांसफार्मर वो क्या है, ऊंचाई है ना। ये फिर ये आ करके ये मान लो 33,000 वोल्ट यहाँ से आके 11 बना दिया, 11 यहाँ आके क्या बना दिया, 220। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि घरों के पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो अपचाई होता है, और जो पावर हाउस के पास होता है वो क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है ना। अब इकट्ठे नहीं कि 33,000 को 220 या 5 वोल्ट बना देगा, पहले ये 33,000 वोल्ट को यहाँ दिया तो ये कितना बनाया, 11 में, 11 वाला यहाँ आके ये इसको दिया तो कितना बना दिया, 220, और 220 वोल्ट की सप्लाई घरों में कर दी गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, किसी भी एग्जाम कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, खासकर MP बोर्ड, है ना, तो उन सब के लिए हम अच्छे क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को बताते रहेंगे, है ना। थैंक यू।